तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 150 के बारे में। और क्वेस्टिज्म के इस वाले चैप्टर में हमें कुछ खास देखने को मिलने वाला है। लेकिन आज की वीडियो की स्टार्ट में हम देखते हैं जोंगडू को, जो कि शुन से मार खाने के बावजूद दोबारा से जमीन में उठ खड़ा होता है। और अभी जोंगडू के स्टैट्स उसके एक कार्ड की वजह से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके होते हैं। और जोंगडू का जो वो कार्ड होता है उसकी खासियत ये होती है कि जोंगडू जितना ज्यादा डिसएडवांटेज में चल रहा होगा उसके स्टैट्स उतने ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। अभी हमें जोंगडू और शुन के स्टैट्स साथ में भी दिखाए जाते हैं और जोंगडू की सिर्फ स्पीड कम होती है शुन से। बाकी की जो दो चीज होती है जोंगडू उसमें या फिर शुन के बराबर होता है या फिर शुन से ज्यादा होता है। और यार मानवा वाले स्टैट्स को कम ज्यादा भी करते रहते हैं कहीं कहीं पे, तो उस चीज में आप ज्यादा ध्यान मत देना। यानी कि कहीं कहीं पे ये शुन के स्टैट थोड़े कम भी दिखा देते हैं। लेकिन अभी शुन के सारे स्टैट XXX लेवल के होते हैं। और शुन जोंगडू के स्टैट्स और उसके कार्ड को देख के खुद से बोल रहा होता है, क्या आखिर ये किस तरीके का कार्ड है, ये तो साफ साफ चीटिंग कर रहा है। इसके कार्ड की खासियत यह है कि ये जितना ज्यादा डिसएडवांटेज में होगा इसके स्टैट्स उतने ही ज्यादा इंक्रीज होंगे। लगता है ये कार्ड स्पेशली बनाया ही इसलिए गया है ताकि जब किसी इंसान को काफी सारे लोग घेर लें तो वो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाए। इसी के साथ शुन के साथ के जो छपरी होते हैं साथ में टूट पड़ते हैं जोंगडू के ऊपर। हालांकि शुन को पता होता है कि ये छपरी जोंगडू का कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि इन छपरियों के नंबर्स काफी ज्यादा होने की वजह से जोंगडू और ज्यादा ताकतवर हो गया होता है। इसीलिए ये छपरी जिस डायरेक्शन से जोंगडू को मारने के लिए आए थे जोंगडू उसी डायरेक्शन में इन्हें मार के वापस भेज देता है। और बाकी के बंदे ये देख के हैरान हो जाते हैं कि ये लोग इतने सारे हैं उसके बावजूद भी ये एक बंदे को नहीं हरा पा रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं सबको ही ये बात समझ आ रही होती है कि इस बंदे को ग्रेट माउंटेन क्यों कहा जाता है। इसी के साथ यूनयोंग शुन को कहता है, शुन हम जोंगडू के ऊपर और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते हैं। चोयुन जल्दी ही अपनी चोटों से रिकवर हो जाएगा, इसीलिए हमें यहाँ पे जोंगडू को इग्नोर करना होगा और सीधा चोयुन के पास जाना होगा। शुन कहता है, यूनयोंग मैं समझता हूँ कि तू क्या बोल रहा है, लेकिन दिक्कत तो ये है कि हम जोंगडू को इग्नोर नहीं कर सकते। आखिर जोंगडू का सामना यहाँ पे कौन करेगा, जोंगडू हमें यहाँ से ऐसे जाने नहीं देगा। और मेरे अलावा जो ऐसा बंदा है हमारी गैंग में जो जोंगडू का सामना कर सकता है वो है शुन। शायद अभी किसी और बंदे का नाम ले रहा होगा, लेकिन इतने में ही जो कूजा होता है खुद ही सामने आ जाता है और कहता है, शुन जोंगडू को मेरे ऊपर छोड़ दो। शुन कहता है, कूजा मैं जानता हूँ तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन जोंगडू तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा हो जाएगा। हाँ शुन, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जोंगडू कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जोंगडू से वैसे भी जीतने की नहीं सोच रहा हूँ। तुमने ही थोड़ी देर पहले कहा था ना कि हमें चोयुन तक पहुंचना होगा कैसे भी, इसीलिए तुम चिंता मत करो, मैं जोंगडू को यहाँ पे रोक के रखूंगा, तब तक तुम चोयुन के पास जाओ। शुन मेरे ऊपर यकीन कर, हम चोयुन को रिकवर होने नहीं दे सकते, तुझे यहाँ से जाना ही होगा। शुन कूजा की बात मान जाता है और कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं तुझे यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं यहाँ पे और बंदे भी छोड़ रहा हूँ। इसलिए शुन अपनी गैंग के हाई रैंकिंग के और भी काफी सारे बंदे यहाँ पे कूजा के साथ छोड़ देता है, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, जैसे कि टेहो चियोन, रयू और शियोनू। साथ ही साथ में जेहा, कैंगशॉक, हारू, युग्योम ना, ये सारे के सारे जा रहे होते हैं शुन के साथ। इतने में ही जोंगडू शुन लोगों को कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने दूंगा। बट इतने में ही टेहो चियोन और रयू अटैक कर देते हैं जोंगडू के ऊपर। और टेहो चियोन जो जोंगडू से काफी ज्यादा कमजोर होता है, लेकिन इसके एटीट्यूड में बिल्कुल भी कमी नहीं होती। ये फुल चौड़े में जोंगडू के ऊपर हमला कर रहा होता है। और रयू जेहा को कहता है, जेहा इसको हम देखते हैं, तुझे यहाँ से जाना चाहिए। रयू के ये कहते ही शुन लोग यहाँ से भाग पड़ते हैं चोयुन को पकड़ने के लिए, यानी कि उसको ढूंढने के लिए। और यहाँ से जाते जाते शुन इन लोगों को भागते हुए कहता है, रयू कूजा तुम लोग भी अपना ध्यान रखना। शुन लोग यहाँ से जा चुके होते हैं और कूजा अपनी फाइटिंग पोजीशन में खड़ा होकर अपने मन में बोल रहा होता है, तो ये ग्रेट माउंटेन है हाँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो आखिरकार ये भी एक इंसान है, इसलिए कम से कम मैं इस ग्रेट माउंटेन को यहाँ पे थोड़ी देर रोक के तो रख सकता हूँ। साथ ही साथ में अभी हमें यहाँ पे कूजा के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं, जो कि इतने कुछ ज्यादा खास नहीं होते। अगर थोड़ी पहले के समय की बात होती तो ये स्टैट्स काफी ज्यादा अच्छे माने जाते, लेकिन अभी इन स्टैट्स की कोई भी वैल्यू नहीं होती। जहाँ कूजा सोच रहा होता है कि वो जोंगडू के सामने थोड़ा सा टिक सकता है, इतने में ही जोंगडू एक मुक्का मारता है कूजा के पेट में। और इस एक मुक्के में कूजा भी अपने मुंह से खून की पिचकारी छोड़ देता है। सिर्फ एक मुक्के में ही कूजा अपने घुटनों में आ चुका होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ एक मुक्के में मेरी ऐसी हालत हो चुकी है, मेरा शरीर हिल नहीं रहा है। लेकिन नहीं, हम हार नहीं मान सकते,
लेकिन क्या हम इससे सच में फाइट कर सकते हैं? क्या हम इस मॉन्स्टर से जीत सकते हैं? और जोंगडू अभी कूजा के सामने खड़ा होकर बोल रहा होता है, वेस्ट गैंगबक के नंबर 2 गुग्जा यांग। काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है कि नंबर 2 होने के बावजूद भी तू काफी ज्यादा कमजोर है। क्या तू सच में अपनी गैंग का नंबर 2 है या तुझे नंबर 2 बस ऐसे ही फालतू में मिला है? लेकिन इतने में ही टेहोचियन और बाकी के बंदे भी जोंगडू के ऊपर हमला कर देते हैं। ये सारे के सारे अपनी पूरी जान लगा रहे होते हैं जोंगडू से फाइट करने के लिए और इन सबको देख के कूजा अपने मन में बोल रहा होता है, मैं ये देख सकता हूँ गैंग के सारे बंदे काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। सब के सब काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैंने अब तक क्या करा? मैं बस अब तक लड़कीबाजी कर रहा था। मैं बस अब तक अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। ये सच में बहुत ज्यादा शर्मनाक है। एक नंबर 2 के बंदे के लिए ये सच में बहुत ज्यादा शर्मनाक है। मैं समझ सकता हूँ मेरी गैंग के बंदे मुझे नंबर 2 होने के बावजूद भी बहुत ही नीची नजरों से देखते होंगे, क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ उनसे। जरूर मेरे साथ के सारे बंदों को यही लगता होगा कि डियाब्लो 1 नंबर का कचरे का ढेर है, उसके बस का कुछ भी नहीं है, जो कि सच बात है। सब के सब मुझे माफ करना, मैं नंबर 2 होने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। जहाँ टेहोचियन लोग जोंगडू से मार खा रहे होते हैं, वहीं कूजा की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। लेकिन फिर भी बाकी बंदों ने हार नहीं मानी होती। जैसे कि रियो ने हार नहीं मानी होती। वो अचानक से जोंगडू की कमर को पकड़ लेता है और उसे उठा के बस पटकने ही वाला होता है, लेकिन जोंगडू उल्टा रियो को ही उठा के फेंक देता है और हवा ही हवा में रियो के पेट में एक मुक्का और एक लात मार के उसको दूर फेंक देता है। ये बात अभी यहाँ पे सबको समझ आ चुकी होती है कि जोंगडू एक मॉन्स्टर है और इससे जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जोंगडू ने अभी बेगजी और डोंगटैक को अपने हाथ में पकड़ रखा होता है। ये दोनों बिल्कुल मुर्दे लग रहे होते हैं। इसी के साथ जोंगडू बाकी के बंदों को कहता है, तो अगला कौन है? लेकिन इतने में ही जोंगडू देखता है जो कूजा है वो अपनी जगह पे वापस से उठ चुका है। इसलिए जोंगडू उसको देख के कहता है, मुझे लड़ने में वैसे ज्यादा मजा नहीं आता है और ऊपर से तू इतना ज्यादा कमजोर है कि तुझसे फाइट करने में तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। आखिर एक बार जब मैंने तुझे मार के जमीन में गिरा दिया था तो तू वापस से उठा क्यों? कूजा कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तुझे हराऊंगा। लेकिन इतने में ही जोंगडू एक और मुक्का मारता है कूजा के पेट में, जिस वजह से कूजा की जुबान फिर से केसरी हो चुकी होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, भले ही मेरा दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मुझे अपने अंदर कुछ महसूस हो रहा है। और ये जो चीज कूजा को महसूस हो रही है, मैं स्टार्टिंग में इसी चीज की बात कर रहा था कि इस चैप्टर में हमें कुछ खास देखने को मिलने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कूजा के घर का सीन, जहाँ पे कूजा के फादर उसकी मदर को बोल रहे होते हैं, हनी मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। हमें ये बात अच्छी तरीके से पता है, जब से कूजा छोटा था तब से तुमने कूजा को किसी से भी फाइट करने नहीं दी। लेकिन बच्चों की तो लड़ाई झगड़ा करना फितरत होती है, वो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुम कूजा को फाइट करने से मना क्यों करती हो? क्योको यामाजाकी कहती है, खून की वजह से, ये सब कुछ खून की वजह से है। मैं कूजा को मना करती हूँ क्योंकि उसकी रगों में यामाजाकी का खून दौड़ रहा है। तुम्हें भी ये बात अच्छी तरीके से पता है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, इसलिए तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि यामाजाकी का खून काफी ज्यादा स्पेशल है। यामाजाकी के खून के ऊपर श्राप है। ये एक ऐसा श्राप है जो यामाजाकी को वायलेंस करने से नहीं रोक सकता अगर उन्होंने एक बारी वायलेंस करना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ में अभी हमें एक झलक दिखाई जाती है शीरो ओनी की। शीरो ओनी यानी कि व्हाइट घोस्ट। और कूजा की मदर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है, मैं कूजा को फाइट इसलिए नहीं करने देती क्योंकि उसकी रगों में जो खून दौड़ रहा है, हो सकता है कि उसे वो एक दिन बदल दे। यामाजाकी का खून कूजा को पूरी तरीके से बदल सकता है। कूजा के फादर कहते हैं, अच्छा तो तुम इसलिए कूजा को फाइट नहीं करने देती हो ताकि यामाजाकी का ब्लड अवेकन ना हो पाए। क्योको कहती है, हाँ मैं कूजा को एक नॉर्मल बच्चे की तरह बड़ा करना चाहती हूँ और साथ ही साथ में मुझे ऐसा लगता है कि हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कूजा के फादर कहते हैं, हाँ मैं भी चाहता हूँ कि हमारा कूजा नॉर्मल तरीके से बड़ा हो, लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा कि हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है? क्या यामाजाकी का ब्लड उसके अंदर का अब अवेक नहीं हो सकता है? क्योको कहती है, मैंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं होगा इतना ज्यादा ताकतवर जो उसके ब्लड को अवेकन कर पाए। यामाजाकी का ब्लड तभी अवेक होता है जब उसका सामना किसी खतरनाक दुश्मन से होता है। लेकिन क्योको को ये बात नहीं पता होती कि प्रेजेंट मोमेंट में अभी कूजा का सामना हो रहा है द ग्रेट माउंटेन से, जो कि हर तरीके से काफी होता है यामाजाकी के ब्लड को अवेक करने के लिए। और अभी जैसे ही जोंगडू कूजा के ऊपर एक मुक्का मारता है तो हम देखते हैं कूजा अपने एक हाथ से उस मुक्के को रोक लेता है और शोयुन जो भागता हुआ चोयुन की तरफ जा रहा होता है उसको भी ये नोटिफिकेशन आ जाता है कि कूजा की पोटेंशियल दोबारा से री अवेक होने की कगार में है। और ये चीज देख के शोयुन को एक पुरानी बात याद आ जाती है। हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे जेहा शोयुन के पास आता है और कहता है, शोयुन क्या तुम्हारे पास टाइम है? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। शोयुन कहता है,
हाँ जेहा, तुम मुझसे बात कर सकते हो। लगता है तुम यहाँ पे कुछ सीरियस बात करने के लिए आए हो। जेहा कहता है, हाँ मैं तुमसे ये बोलना चाहता हूँ कि मैं कूजा को नंबर 2 पे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, सारे के सारे लोग ये बात बोल रहे हैं कि आखिर कूजा नंबर 2 पे कैसे हो सकता है। तुम मुझे सच बता सकते हो शुयुन कि कूजा के अंदर कोई भी खास बात नहीं है, तुमने उसे नंबर 2 में फालतू में रखा है। शुयुन कहता है, जेहा मुझे लगता है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात के ऊपर यकीन करो जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ। भले ही सबको लगता होगा कि मैं कूजा के ऊपर काफी ज्यादा यकीन करता हूँ, लेकिन इस बात में मुझे कोई भी शक नहीं है। एक दिन वो जरूर आएगा जब कूजा बहुत बड़ा काम करके दिखाएगा हमें। कूजा हमें कुछ ऐसा करके दिखाएगा जो बाकी के बंदे नहीं कर पाएंगे हमारी गैंग के। मुझे इस बात के ऊपर पूरा यकीन है और इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुम मेरी बात के ऊपर यकीन करो, क्योंकि कूजा के अंदर जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के साथ वो काफी ज्यादा आगे जा सकता है। वहीं प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं जो कूजा होता है उसकी पोटेंशियल फाइनली अवेक हो चुकी होती है और कूजा अभी अपने असेंडेड फॉर्म में आ चुका होता है। लेकिन इसी के साथ जोंगडू एक मुक्का मारता है कूजा के मुंह पे, जिस वजह से कूजा का चश्मा भी टूट जाता है और जोंगडू कहता है, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन तेरी कोशिशें बेकार हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो शुइन होता है वो ये चीज देख के हैरान हो जाता है कि उसके सिस्टम में उसे वार्निंग मिल रही है। दरअसल कूजा की पोटेंशियल अभी असेंडेड फॉर्म में आने के बावजूद भी दोबारा से अवेक हो रही होती है और एक बार फिर से कूजा की पोटेंशियल दोबारा से अवेक हो चुकी होती है और वो ट्रांसेंडेड फॉर्म में आ चुका होता है। और ट्रांसेंडेड फॉर्म में आने की वजह से कूजा को यहाँ पे 2 एक्सक्लूसिव कार्ड भी मिलते हैं और उसका स्टेमिना रिकवर हो चुका होता है। ये तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। जोंगडू भी ये चीज देख के हैरान होता है कि मुक्का खाने के बावजूद भी ये बंदा खड़ा कैसे है। साथ ही साथ में हमें कूजा के यहाँ पे टोटल 4 एक्सक्लूसिव कार्ड दिखाए जाते हैं जो कि अब तक उसे बार बार अवेक होके मिले होते हैं। इनमें से एक कार्ड का नाम होता है यामाजाकी, दूसरे का अल्टीमेट बैटल मूव, तीसरे का डियाब्लो 2 और चौथे कार्ड का नाम जिसका हमें सबसे ज्यादा इंतजार था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कार्ड की खासियत यह होती है कि अगर कूजा मार खाते खाते बेहोश हो गया तो वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि लुकीसम के डैनियल पार्क के साथ होता है। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के दौरान जो कूजा होगा उसको दर्द नहीं होगा। साथ ही साथ में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इस्तेमाल कौन कर रहा है उस हिसाब से यूजर के स्टैट्स भी इंक्रीज होते रहेंगे। और ये बात भी यहाँ पे क्लियर कर दी गई है कि शुयुन इस वाले कार्ड को कॉपी नहीं कर सकता। वैसे भी ये कार्ड कोई ऐसा वैसा कार्ड नहीं है जिसको कोई कॉपी कर सके जोहान शियोंग जैसे बंदों के अलावा। हालांकि जोहान शियोंग भी इस चीज को ठीक से कॉपी नहीं कर सकता। और फाइनली हम देखते हैं जो कूजा होता है यूआई मोड में आ चुका होता है, यानी कि यूआई मॉन्स्टर अब सिर्फ लुकीसम मानवा में ही नहीं है, अब क्वेस्टिज्म में भी यूआई मॉन्स्टर आ चुका है, लेकिन ये बेबी यूआई मॉन्स्टर है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमें कूजा के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि पहले से काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुके होते हैं, मैक्सिमम XXX लेवल तक जा चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कूजा के स्टैट्स जोंगडू से कम होते हैं। लेकिन खास बात यह है कि कूजा को यहाँ पे कुछ और कार्ड्स भी मिले हैं और जो बाकी के 3 कार्ड्स हैं वो अभी ठीक से हमें रिवील नहीं करे गए हैं, यानी कि कूजा आगे जाके कुछ ना कुछ तबाही लेके आ सकता है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।